नमस्कार आप सभी को। प्राणायाम हिंदी यूट्यूब चैनल के वेदांत दर्पण के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। चल रहा था नाट्य शास्त्र, भरत मुनि द्वारा कृत नाट्य शास्त्र, जो संगीत कला नाटक के जनक के हिसाब से एक पुस्तक माना जाता है। उसके ऊपर में वेदांतिक जो एस्पेक्ट है उसके उसके लिए चर्चा हो रहा था। पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। ये शायद फिर से पार्ट 1 एक और लेंगे, जिसमें सर ने व्याख्या अलग की थी। जो पिछले एपिसोड्स आप लोग देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा किस प्रकार से उसको जोड़ा गया है, किस प्रकार वो है, उसको बोला गया है, सर ऐसे बोले हैं इसको। तो मैं आज फिर पुनः स्वागत करूंगी बाबा विश्वनाथ की नगरी से, काशी धाम से, ऋषि गौतम चटर्जी सर का। स्वागत है सर। सर आनंद। आलोकित कर रहे हैं आप, और ये एक विषय ऐसा हो रहा है इस वेदांत दर्पण में जिसमें केवल शुष्क, जिसको कहा जाता है ड्राई सब्जेक्ट्स, उपनिषद या छांदोग्य उपनिषद, ये ड्राई है नहीं, पर जगत के लिए बहुत ड्राई सब्जेक्ट्स है। उसमें नाट्य शास्त्र को, नाट्य शास्त्र में कहाँ पर वेदांत है या अद्वैत वेदांत की छवि छाया, सारा आपने पिछले एपिसोड में सर बताया है। और मुझे लगता है ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा चीज है, ऐसे दिशा है जिस पर किसी का ध्यान शायद ही गया हो। और अगर गया होगा तो, होता तो वो आज दुनिया के सामने सामने आता। पर आपने सर ये रास्ता बहुत अच्छा दिया है कि नाट्य शास्त्र में कहाँ इसकी शाखाएं हैं। सर ये पूछना चाहूंगी कि नाट्य शास्त्र परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कला के साथ में ये एक पुस्तक है। तो इसमें परफॉर्मेंस में, जैसे सर नाटक या थिएटर या संगीत, नृत्य, वादन में, किसी भी विधा में सर परफॉर्मेंस में किस प्रकार इस वेदांत की छाया को देख सकते हैं, या उनकी जो कृतियां हैं, उन्होंने जो लिखे हैं भरत मुनि ने, वो किस प्रकार से व्याख्या किया है, और वो कहाँ पर इसका मेल पाया जाता है, किस चीज में परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। जैसे कि नायिका भेद है, तो सर उस पर, उसमें कहाँ भरत मुनि ने इसको बोला है, वेदांत की छाया। जी। तो सिलसिलेवार ढंग से आपने बहुत अच्छा इंट्रोड्यूस किया। संघमित्रा जी, आपको इसलिए भी धन्यवाद कि शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि नाट्य शास्त्र में वेदांत दृष्टि हम लोग देख रहे हैं। जी जी। अभी तक नाट्य शास्त्र पर बहुत काम हुआ है, वेदांत पर काफी कुछ काम हुआ है, लेकिन दोनों में कोई लिंक अभी तक देखा नहीं गया था। ये आपने पहली बार इसकी पहल की है, इसके लिए सचमुच में आप जो हैं वो शुभेच्छा की और बधाई की पात्र हैं। ये ब्रह्म ही सब करवा रहा है। तो एक बार फिर से हम रिकैपिचुलेट कर लें कि वेदांत दृष्टि हम किसे कह रहे हैं। जी। वेदांत दृष्टि हम अद्वैत भाव को कह रहे हैं, जहां पर दो का भेद या सेपरेशन खत्म हो जाए और एक हो जाए, यानी कि योग हो जाए। यानी कि जब हम ईश्वर से या ब्रह्म से मिल जाते हैं, वही योग है, वही मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। यही तो वेदांत का बिल्कुल दर्शन है, सर। बिल्कुल सर। जिसको हम बिल्कुल। लोग वेदांत के दर्पण में उस दर्शन को देख रहे हैं। यानी जी हम अपना ही चेहरा देख रहे हैं दर्पण में। ब्रह्म जी। खुद को ही देख रहा है, ब्रह्म ही सवाल पूछ रहा है, ब्रह्म ही उत्तर दे रहा है, दो रूप लेके, दर्पण के इधर और उधर। ठीक है। तो ये क्लियर है कि हम वेदांत दृष्टि किसे कह रहे हैं। अब दूसरी बात यह है कि वैदिक युग में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, चाहे वो गणित का हो चाहे वो कला का हो, उसके पीछे वैदिक दृष्टि ही है। इसलिए हम लोग किसी भी ग्रंथ में इसको देख सकते हैं। दूसरी बात, ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई अगर कला के बारे में लिख रहा है तो गणित नहीं जानता, कोई गणित के बारे में लिख रहा है तो वो कला नहीं जानता। ऐसा नहीं है। भरत मुनि के इसी नाट्यशास्त्र के ही दूसरे तीसरे अध्याय में गणित का बहुत अच्छा प्रयोग है, ज्योमेट्री का बहुत अच्छा प्रयोग है। उसी से हम भारतीय गणित को जान पाते हैं, इंडियन ज्योमेट्री को जान पाते हैं। जान। ऐसे ही हमारे यहाँ कमेंट्री जो करते हैं, व्याख्या करते हैं ताकि बातें समझ में आए, उसमें एक हुए हैं कात्यायन। उन्होंने वार्तिक लिखा है,
उन्होंने गणित के शुल्ब सूत्रों की भी कमेंट्री की है, और पाणिनि के व्याकरण की भी कमेंट्री की है। तो आज के युग में ये आश्चर्य हो सकता है लोगों को कि एक ही व्यक्ति संस्कृत का व्याकरण भी कैसे जानता है और गणित भी कैसे जानता है। ऐसा कुछ है नहीं। जो कला को जानता है वो ज्योमेट्री भी जान सकता है, जो ज्योमेट्री को जानता है वो संस्कृत व्याकरण को भी जान सकता है। आज बिल्कुल। की पढ़ाई की पद्धति ऐसी नहीं होने से हम लोग दो अलग कर चुके हैं। यानी पहले तो अद्वैत भाव हमको विद्याओं में ही करना होगा, कि अलग अलग है नहीं। तो जैसे नाट्यशास्त्र में पढ़ने जाते हैं तो सारी चीजें पढ़ लेते हैं, फिजिक्स भी पढ़ लेते हैं और मैथमेटिक्स भी पढ़ लेते हैं, बल्कि मैंने बिल्कुल। खुद बिल्कुल। ढूंढा है उन्हीं के आधार पर कि उनका पीरियड क्या था, उनके मैथमेटिक्स के आधार पर ही। एक तो ये क्लियर हो गया। अब उसके आगे चलते हैं कि वैदिक समय में या उत्तर वैदिक समय में जितने भी ग्रंथ लिखे गए उसमें वैदिक दृष्टि का होना स्वाभाविक है। और भरत मुनि तो घोषणा करते हैं कि वो चारों वेदों के आधार पर पंचम वेद की रचना कर रहे हैं। ये और क्लियर है। ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? क्यों नाट्य वेद या नाट्य शास्त्र जो है हमसे दूर हो गया है? वो इसलिए कि उसकी भाषा के कारण, उसके आर्काइक लैंग्वेज के कारण। हम्म। आज की में वो भाषा नहीं चलती है, हम लोग को समझ में नहीं आता। हम्म। लेकिन बिना किसी की मदद लिए, यहाँ तक कि गुरु की मदद लिए बगैर, क्योंकि गुरु भी, ये गुरुमुखी विद्या हमने पहले ही बोला था, लेकिन गुरु हम्म। कैसे हमें बताएगा? क्योंकि गुरु भी किताब को ही पढ़ के हमें बताएगा ना। बिल्कुल सर। क्योंकि 1956 में इसका अनुवाद हुआ, 1925 में पूरा संकलित हुआ। तो जो पढ़ेगा व्यक्ति वो फिर दूसरे को पढ़ाएगा। डायरेक्ट उसको अपना ये रिवील नहीं हुआ है ना कि वो गुरु शिष्य को बताए। यानी कि भरत मुनि जैसे ऋषि आत्रेय को बता रहे हैं, वैसे ही भरत मुनि हमें नहीं बता पा रहे हैं। अभी हम किताब पढ़ के ही सीख सकते हैं। ठीक है। अब किताब पढ़ के कैसे सीखें, कैसे जाने, इसको भी हम लोग शॉर्ट में एक बार दोहरा लें, ताकि आगे की चीजें हम लोग को बहुत क्लियर होती जाएगी, समझ में आएगा। क्योंकि हम लोग आज की भाषा में पीछे की भाषा को समझने जाते हैं, पीछे की भाषा में लिखे हुए ग्रंथ को। तो आप जैसे छोटी लाइन में रह के बड़ी लाइन की ट्रेन की चीजों को एक्सेस नहीं कर सकते, वैसे आपको बड़ी लाइन में ही जाना पड़ेगा। वैसे थोड़ा सा हम लोग समझ लें कि हमारे यहाँ जितने भी वैदिक और उत्तर वैदिक समय के ग्रंथ लिखे गए हैं, शास्त्र लिखे गए हैं, उसमें दोनों चीजें हैं। अगर व्याकरण का ग्रंथ है तो व्याकरण भी है और दर्शन भी है। नाटक का है, संगीत का है तो संगीत भी है और दर्शन भी। ये दोनों साथ साथ है। मैंने कहा जा सकता है कि इटरनली को एग्जिस्टेंट या को इटरनल एग्जिस्टेंस उनका साथ साथ है। आप सिर्फ एक चीज को लेके आप नहीं समझ सकते हैं। जैसे आपको यदि वाक्य पदी, हम लोग शब्द ब्रह्म पर बात कर रहे थे, व्याकरण की दृष्टि से सिर्फ नहीं पढ़ सकते। शब्द ब्रह्म को जाने के लिए आपको दर्शन की दृष्टि भी लानी हो। वैसे ही नाट्य वेद, पंचम वेद या नाट्यशास्त्र को पढ़ने के लिए आपको दो दृष्टि लानी पड़ेगी, कि फिलोसॉफिकली ये भरत मुनि क्या कह रहे हैं, और टेक्निकली या आर्ट या म्यूजिक में वो क्या कह रहे हैं। ठीक इसी तरह से जितने भी शब्द जब प्रयुक्त होता है तो हम उसका अर्थ जानने जाते हैं, है ना। शब्द का अर्थ, तो शब्द के भी अर्थ दो होते हैं। पहला जो होता है उसको कहते हैं यथार्थ, यथा। मीनिंग एज इट इज, मीनिंग एज इट इज। ठीक। दूसरा होता है तत्वार्थ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट वर्ड। जब आप दोनों को लेंगे तो आपको समझ में आएगा, करेक्ट। अदरवाइज नहीं समझ में आएगा, है ना। हम लोग बहुत सारे शब्द ऐसे बोलते हैं जिसका सिर्फ शब्द अर्थ आता है, लेकिन उसका एक सजेस्टेड मीनिंग भी रहता है, एक इंटेंटेड मीनिंग भी रहता है, उसका एक लाक्षणिक अर्थ भी होता है। अगर सिर्फ अभिधा में ही होता तो फिर हम लोग कला में नहीं जा पाते ना। कला साहित्य में तो जरूरी है कि अभिधा व्यंजना लक्षणा हो। हो। और दर्शन के लिए जरूरी है कि उसका तत्व चिंतन, तत्वार्थ क्या है ये जाने। ठीक है। मान लीजिए कि हम लोग बहुत सारे शब्द ऐसे ले सकते हैं, जैसे कि एक नाट्यशास्त्र में शब्द है चतुरश्र। ठीक है, ये संस्कृत का शब्द है। संस्कृत में चतुरश्र शब्द का जो हिंदी का अनुवाद है वो है चतुर्भुज, चौकोर। जैसे त्रियश्र है संस्कृत का, त्रिभुज, त्रिभुजाकार। तो जब वो ऑडिटोरियम बता रहे हैं, ऑडिटोरियम कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के बताए, तो उसमें एक है कि चतुर्भुज, चतुरश्र। चतुरश्र संस्कृत का टर्म है, उसका हिंदी अनुवाद है कि चौकोर, हॉल को चौकोर होना चाहिए। हम्म। फिर एक शब्द है त्रयश्र, इसका मतलब होता है त्रिभुजाकार, हॉल को त्रिभुजाकार होना चाहिए। ठीक है। तो आपको शब्दार्थ समझ में आ गया, है ना। हम जी। संस्कृत से हिंदी कर दिए, और हिंदी में जब बता दिया कि चौकोर, तो आपको उसका मतलब समझ में आ गया, यानी कि यथार्थ
यथावत अर्थ समझ में आ गया, मीनिंग एज इट इज, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्यों जानने जाए, इसलिए जाने जाए कि जब उन्होंने ताल के बारे में कहा है कि ताल दो प्रकार का होता है, चतुरस्र और त्रियस्र, तो हम्म। अभी आपने शब्दार्थ समझा कि चौकोर, चौकोर ताल कैसे होगा, प्रॉब्लम आ गई ना। नहीं। इसलिए नाट्य शास्त्र हमसे छूट गया है और लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम्म। उन्होंने यथार्थ लिया, तत्वार्थ नहीं लिया, या हम्म। जो विद्वान हुए हैं वो तत्वार्थ लेने गए ही नहीं, क्योंकि आज के बिल्कुल। जो भी ग्रंथ लिखे जाते हैं उसमें वो होता ही नहीं है, सिर्फ शब्दार्थ होता है। इसलिए हम लोग को चीजों को जानना चाहिए। तो जैसे एक शब्द है साधारणीकरण, ये भी टेक्निकल टर्म है, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स भरा हुआ है। तो वो नाटक कैसे करे, गाना कैसे गाएं, इंस्ट्रूमेंट कैसे बजाएं, ताल योजना कैसे करें, अभिनय कैसे करें, इसके लिए वो टेक्निकल टर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसको हमारे यहाँ हिंदी में कहते हैं पारिभाषिक शब्दावली, ठीक है। तो परिभाषा जब करते हैं, अर्थ जब देते हैं, तो हमको शब्दार्थ यानी कि यथार्थ के साथ साथ तत्वार्थ भी जानना पड़ता है, क्योंकि टेक्निकल टर्म है। जैसे क्रिकेट में मिड विकेट किसी ने कह दिया, आपने बता दिया कि यहाँ पर होता है, लेकिन मिड विकेट खेलना भी पड़ेगा ना, बॉल को वहां ले जाना पड़ेगा ना, गुड लेंथ बॉल क्या होती है प्रैक्टिकली करना पड़ेगा ना। तो जी हमें जी। पहले उसका तत्वार्थ भी समझना पड़ेगा। क्रिकेट में तो कोई फिलोसॉफी नहीं है ऐसे, लेकिन जब हम ये देखने जा रहे हैं कि पहले वैदिक पीरियड में अगर ये लिखा गया है, तो इसमें दोनों दृष्टिकोण होगा, कला भी और दर्शन भी। और फिर हमको इस एपिसोड में ये देखना है कि उसमें वैदिक अनुभव या वेदांतिक अनुभव हमें हो रहा है कि नहीं। हम्म। वेदांतिक अनुभव मतलब जब वेदांतिक दृष्टि होगी तो वेदांतिक अनुभव होगा। वेदांतिक अनुभव का मतलब जब दो से एक हो जाएंगे, अद्वैत हो जाएंगे, जी। ठीक। अब हमने एक और शब्द लिया नाट्यशास्त्र से, साधारणीकरण। हम लोग साधारण असाधारण शब्द का प्रयोग करते हैं भीड़ की भाषा में, 95% लैंग्वेज में, कि जिसको हम लोग बार बार बोलते हैं कि हम लोग व्यावहारिक जगत से पारमार्थिक जगत में इस एपिसोड में हर बार जाते हैं, है ना। कि एक इन बिल्कुल। जनरल से इन पर्टिकुलर, तो इन जनरल साधारणीकरण का मतलब लोग समझते हैं किसी चीज को साधारण बना देना, हम्म। सरल करना, साधारण करना, ऑर्डिनरी। साधारण के लिए अंग्रेजी में शब्द ऑर्डिनरी, लेकिन यहाँ पर चूंकि पारिभाषिक शब्दावली है और टेक्निकल टर्म है, यहाँ पर साधारणीकरण का मतलब है कि जब परफॉर्मर और ऑडियंस में हम्म। एकत्व हो जाए, वो एकाकार हो जाए। अब अच्छा। इसको आम आदमी जो 95% लोग हैं वो तो नहीं समझ पाएंगे। वो तो साधारणीकरण की इसको जरा, ये बहुत साधारण कपड़ा लग रहा है, ये गाड़ी बहुत साधारण लग रही है ना। हाँ हाँ। लेकिन वह साधारणीकरण का मतलब है बिल्कुल। कि एक्टर या सिंगर या परफॉर्मर या डांसर और जो उसको देख रहा है ऑडियंस, हम्म। दोनों के बीच में एकत्व हो जाए, दो नहीं रह जाए, सेंस ऑफ सेपरेशन न रह जाए, अद्वैत हो जाए। हाँ बिल्कुल देखिए सर, हर शब्द में यही आया, है। तो चार वेद से लेने का मतलब है वैदिक आशय को लिया गया है। हम्म। लेकिन अगर हम सिर्फ साधारणीकरण को समझने जाएंगे तो इन जनरल होगा। इन पर्टिकुलर यह है कि दोनों में एक एकान्विति हो। अब एकान्विति कैसे हो, वो उस एकान्विति का प्रभाव कैसा हो, रस निष्पत्ति कैसे हो, इसको रस साधारणीकरण होने से रस निष्पत्ति होगी। तो उसमें ऑडियंस का क्या होता है भाई, अगर हमारे भीतर अद्वैत भाव आ गया तो क्या हो गया, मेरे अंदर ब्रह्म जो है मुस्कुराने लगा तो क्या हो गया, होता क्या है, वो जो इंडिविजुअल है, व्यक्ति जो नाटक देखने आया है, संगीत सुनने आया है, उसका यूनिवर्सलाइजेशन हो जाता है, उसकी करेक्ट। सीमा खत्म हो जाती है, वो सीमा असीमित खत्म। हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल। ब्रह्म शब्द का मतलब ही होता है व्यापनशील। ब्रह्म शब्द का जो यथार्थ है, शब्दार्थ है, वो है व्यापनशील, वो व्यापक हो जाता है। तो इंडिविजुअल माइंड को यूनिवर्सल माइंड बनाने के लिए, यूनिवर्सलाइज करने के लिए परफॉर्मर अपना परफॉर्मेंस करता है। हम्म। इससे क्या होता है, एकान्विति हो जाती है, अद्वैत भाव आता है, और जो ऑडियंस है जिसको प्रेक्षक कहा जाता है, वो ट्रांसेंड कर जाता है अपनी स्टेट को। तो जी। ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस के का जो हमारी इंडियन फिलोसॉफी है, वो अपने जो व्यक्ति के रूप में आया हुआ है हॉल के अंदर प्रेक्षक, वो अपने स्थिति को ट्रांसेंड कर जाता है और एक विशेष दशा में पहुंच जाता है, जिसको हमारे अभिनव गुप्त वगैरह ने इसको अलौकिक कहा है। इस दशा में यानी वो पारमार्थिक स्तर पर चला जाता है, पारमार्थिक। ईश्वरीय स्तर पर चला जाता है। बिल्कुल। तो अगर कोई परफॉर्मर भले ही वो डिवोशनल सॉन्ग गा रहा है, डिवोशनल डांस कर रहा है, अगर वो ऑडियंस को पारमार्थिक लेवल तक न ले जा सके, अद्वैत भाव में न ले जा सके, ट्रांसेंड न करा सके, ईश्वर के लेवल तक न आस्वाद दे सके, तो उसका ड्रामा, फिल्म, म्यूजिक, गाना, सब कुछ डांस करना इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। करेक्ट। इसलिए शब्दों के
सिग्निफिकेंट मीनिंग को जानने की जरूरत होती है। ठीक है। हम्म। अब जैसे नाट्यशास्त्र में एक और शब्द आया है, अनुकरण। जी। भरत मुनि ये नहीं कह रहे हैं कि अभिनेता को अनुकरण करना चाहिए। भरत मुनि कह रहे हैं कि अनुकरण भी एक चीज होती है और उसकी भी जरूरत पड़ती है पूरा ड्रामा करने में। हम्म। अनुकरण का मतलब मिमिक्री। आप किसी को कॉपी कर रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं, तो उसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब मुख्य नायक नायिका के बाद जो और लोग होते हैं, उसमें एक विदूषक भी होता हम्म। है ना। उस वो क्या करता है कि समाज के तमाम कैरेक्टर्स को कई कई बार कॉपी करके दिखाता है हंसाने के लिए। हम्म। मिमिक्री का काम ही है। लेकिन जो अभिनेता है, जो नायक नायिका है ना, नायक के चार प्रकार कहे गए हैं हमारे यहाँ: धीर ललित, धीर प्रशांत, धीर उद्धत, धीर उदात्त। तो इसमें धीर पहले जोड़ा गया है, यानी गंभीर धीर होगा वो। तो उस नायक को ये सब कॉपी नहीं करना है, उसको अभिनय करना है। अभिनय करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाव का अनुकीर्तन करना पड़ेगा, वो अनुकरण नहीं करना है। ठीक है। भाव का अनुकरण करने का मतलब क्या हुआ है? भाव को नरेट करना, भाव को रिवील करना अपने भीतर, अपने इंसाइट से, और भाव को इंटरप्रेट करना। इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत जरूरी है, आपके पास जो भाव आया है उसको आप किस ऊंचाई पर इंटरप्रेट कर रहे हैं। ऐसे नाट्यशास्त्र के जो कमेंटेटर्स हुए हैं, वात्स्यायन, कोहल, दत्तिल, मातृगुप्त और अभिनवगुप्त, ये लोगों ने इंटरप्रिटेशन अपने अपने दिए हैं अपनी अपनी जगह से। जैसे अभिनवगुप्त ने कश्मीर शैव दर्शन की ओर से कमेंट्री की है। आचार्य अभिनवगुप्त पाद ने जो नाट्यशास्त्र की व्याख्या की है या वृत्ति लिखी है, कमेंट्री की है, इंटरप्रिटेशन किया है, लेकिन वो इंटरप्रिटेशन प्रतिभिज्ञा दर्शन की ओर से किया गया है। वात्स्यायन या कोहल ने उस जगह से नहीं किया है। अब एक्टर एक भाव को किस दशा से इंटरप्रेट कर रहा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक। अब आपने एक प्रश्न उठाया, नायिका भेद। नायिका भेद हम लोग जानते हैं कि 8 प्रकार की नायिकाएं होती हैं, अष्ट नायिका होती हैं, तरह तरह की, और उसके नाम भी दिए हुए हैं, नाट्यशास्त्र में दिए हुए हैं। मुझे जहां तक याद आ रहा है 24वें अध्याय में, अगर 210 नंबर कारिका से 212 नंबर कारिका की ओर बढ़े, तो उसमें 8 प्रकार की नायिकाओं के बारे में बताया गया है कि उन्होंने वासक सज्जा से शुरू किया है। हम्म। वासक सज्जा क्या होता है, अभिसारिका कौन कैसी नायिका होती है, फिर स्वाधीन भर्तृका क्या होती है, कलहांतरिता क्या होती है, सब अलग अलग बताया गया है ना। प्रोषित भर्तृका क्या होती है। तो फिर क्यों ऐसा होता है, मतलब इस इतने नाम क्यों है, इतने प्रकार कहाँ से आए? तो एक होता है प्रेम में संयोग, दूसरा होता है वियोग। कई ग्रंथों में, शास्त्रों में संयोग की जगह पर संभोग भी लिखा गया है। तो संयोग और वियोग, वियोग को उस वक्त विप्रलंब कहा जाता था, इसे विप्रलब्धा भी कहा गया है जब वियोग हो जाए। जब संयोग की स्थिति में है प्रेम का, जब वो चल रहा हो, जिसको कहा जाए शुक्ल पक्ष चल रहा हो, तो हम्म। उस समय अभिषेका है, वासक सज्जा है, स्वाधीन भर्तृका है। फिर जब उसका कृष्ण पक्ष आ गया है, वो पता चला कि जिससे प्रेम करती है नायिका, वो कहीं पर स्त्री गमन की तरफ है, तो उससे उसको डिसीव, उसको लगता है कि ये मुझे डिसीव किया गया, तो वहां पर उसका दूसरा चीज शुरू हो जाता है। वियोग, हाँ। तब वो स्वाधीन भर्तृका नहीं रह जाती है ना। तब वो धीरे धीरे विप्रलंब यानी विप्रलब्धा हो जाती है, मैंने वियोग को देख करने लगती है। हम्म। तो वियोग भी श्रृंगार में ही क्यों रखा गया है, ये हम लोग को प्रश्न करना चाहिए कि अगर श्रृंगार है तो संयोग से ही हो जाता, लेकिन जीवन में चूंकि वियोग भी होता है, और अगर वियोग होता है तो उसको नायिका के रूप में क्यों दिखाने की जरूरत है? उसको इतना, जिसको कहते हैं एक राग ने विभास, जिसका मतलब होता है सज्जा, हम्म। तो हम्म। इसको इतना सजाने की क्या जरूरत है दुख को? क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऐसा महिलाओं के साथ ही होता है कि जब इस तरह से प्रेम में जब वियोग होता है, वो वियोग और विरह को भी ऑर्नामेंटल या जीवन का हम्म। एक, उसको भी मधुरता देना चाहती है ना। हम्म। मतलब हम्म। इसको ऐसे समझे कि घर में किसी ने हमको अपशब्द बोला तो हमारा मूड ऑफ हो गया, हम बाहर निकल गए। फिल्म में जब ललिता पवार ने बहू को कुछ बोला तो हम उसको एंजॉय कर रहे हैं, हम्म। तब हम हॉल से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो जब कला के मंच पर जब कोई ये दिखाता है कि, तो उन्होंने, भरत मुनि ने ऑब्जर्व किया कि स्त्रियां ही होती हैं जो उसको भी एक पॉजिटिव आंच और आभा देती हैं। पुरुष क्या करता है, उसको ट्रांसलेट करके वो ब्रह्म की ओर जाना चाहता है। स्त्रियां उसमें भी ब्रह्म को देख सकती हैं, अभी हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि हम लोग का एपिसोड नाट्यशास्त्र को पढ़ना नहीं है, नाट्यशास्त्र में वेदांतिक भाव को देखना है ना। बिल्कुल सर। जैसे हमने साधारणीकरण शब्द में देखा, तो जब भरत मुनि भेद कर रहे हैं, एक तो संयोग और वियोग,
फिर नायिका के भेद। तो हम लोग को जानना चाहिए कि जैसे साधारणीकरण इन जनरल कुछ और है, इन पर्टिकुलर कुछ और है। अनुकरण शब्द का को उन्होंने व्याख्यायित किया है, लेकिन अनुकरण नहीं करना है अभिनय में, अनुकीर्तन करना है। वैसे ही 8 प्रकार की जो नायिकाएं हम लोग पिछले 70-80 साल में पढ़ रहे हैं और बड़े हुए हैं, डांसर्स दिखाती हैं, गायिका दिखाती हैं, इवन ड्रामा में भी दिखाया जाता है, वो भरत मुनि ने ऐसा नहीं कहा है। ये जो अष्ट नायिका है, नायिका भेद, ये 8 प्रकार की नायिका नहीं होती है, थोड़ा गौर से समझना पड़ेगा। उन्होंने कहा ये नायिका की 8 प्रकार की दशाएं हैं, और दशाएं उनको एक खास तरह की नायिका बनाती है। ऐसा हम्म। कहाँ कहा है? हम्म। 23वें अध्याय में आ जाइए, ठीक उससे पहले 23वें अध्याय में जब आप 53-54 नंबर की कारिकाएं पढ़ेंगी, तो उन्हें कई प्रकार की स्त्रियां बताई है। विद्याधर स्त्री, जिसको विद्याधरी कहते हैं, काशी में बहुत अच्छी अच्छी ठुमरी गायिकाएं, उसमें विद्याधरी भी थी, जानकी बाई के और काशी बाई के समय में, ये सिद्धेश्वरी देवी के समय में विद्याधरी। तो विद्याधर स्त्री अगर नायिका बने तो कैसा होगा? ठीक है। इसी तरह से अगर दैवी स्त्री होगी, वो नायिका बनेगी तो कैसा होगा? ठीक है। इसी तरह से और भी कई कई प्रकार, नाग स्त्री होगी तो नायिका बनेगी तो कैसा होगा? क्योंकि अगर मान लीजिए आपने एक स्त्री लिया जिसको आपने नाटक में नायिका बनाया, और वो जो है अभिसारिका है, तो यानी आप उसको, इसे जो 10 तरह की या 8 प्रकार की दशाएं बता गई हैं, आप पूरे प्ले में अगर दशाएं दिखाएं, एक प्ले आप दिखा रही हैं, उसमें एक नायिका आपने दिखाया, पहली नायिका दिखा दिया वासक सज्जा, फिर अभिसारिका, ऐसे आपने 8 दशाएं दिखाई, एक पर आपने 5 मिनट या 10 मिनट दिखाया, है ना, 8 दिखाया, तो ये प्ले नहीं हुआ ना, ये तो सॉलिलॉकी जैसा हुआ, या एक डांसर सिर्फ करेगी। लेकिन एक डांसर का डांस एक पूरा प्ले नहीं है, उसमें कहानी होगी, उसमें नायक होगा, उसमें विदूषक होगा, सूत्रधार होंगे, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, है ना। तो इसलिए ये नायिका है नहीं। लेकिन जो मैंने कहा कि विद्याधर, नाग, दैवी स्त्री, और भी बहुत सारे स्त्रियां बताई गई हैं 23वें अध्याय में, उन स्त्रियों में से नायिका बनाया जाता है, नायक बनाए जाते हैं। विद्याधर नायक कैसा होगा? विद्याधर नायिका कैसी होगी? वो जब नायक नायिका आएंगे तो एक विशेष परिस्थिति में नाटक के अनुसार अगर वियोग हुआ है तो विप्रलब्धा दशा आएगी, तो आप उसका चित्रण करिए। वो मनोदशा है, वो नायिका नहीं है। जैसे हम जब गुस्से में हो जाए तो गौतम नहीं रह जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे ना, गुस्से का भाव वाला व्यक्ति हो जाएगा ना, दुख के भाव वाला व्यक्ति हो जाएगा, या ब्रह्म को जब उपलब्ध करेंगे तो ब्रह्म भाव वाला व्यक्ति हो जाएंगे। तो जब आप अभिसारिका की भाव दशा में है तो आप अभिसारिका हो गई है, इसलिए उसको नायिका कहा जाता है। इसे डिटेल में थोड़ा पढ़ने की जरूरत है, और लोगों ने इसको अच्छे से समझाया है। हुआ कैसे, ये गलतफहमी कैसे हो गई पिछले 70 सालों में, कि नाट्यशास्त्र के एक अंश को लेकर के 9वीं शताब्दी में धनंजय ने एक ग्रंथ लिख दिया, दशरूपक, रूपक के 10 प्रकार। उसमें उन्होंने नायक नायिका, उपनायिका आदि के भेद वगैरह दिखा दिए। क्योंकि वो भी बहुत कठिन था, तो उनके छोटे भाई धनिक ने इसको एक्सप्लेन कर दिया, उसको भी हम लोगों ने पढ़ा। वो डांस में पॉपुलर हो गया, क्योंकि उसमें डांस डांस में आपको दिखाने के लिए 8 भाव दशाएं दिखा रही है, और हम लोगों ने इसको अष्टनायिका मान लिया, क्योंकि हम लोगों ने मूल ग्रंथ पढ़ा नहीं नाट्य शास्त्र। अगर हम पहले अध्याय से चलते तो 23वें 24वें पे जाते। 23वें में पहले ही बताया गया है कि नायक कौन होंगे, नायिका कौन होंगी। 4 प्रकार के जो हम लोगों ने नायक बताया, उसमें ये है। और नायिका जो है वो इन इन जगहों से आएंगी, तब वो नायिका होगी। जब नायिका होगी तो कहानी के सिचुएशन के अनुसार, अगर उसकी भाव दशा विरह उत्कंठिता की है, मानी विरह के लिए उत्कंठा जिसके अंदर है, तब वो विरह उत्कंठिता होगी, है ना। लेकिन अननेसेसरी क्यों होगी? तो एक स्वप्न वासव दत्ता में अगर वासव दत्ता क्यों विरह में उत्कंठित होगी है ना, या क्यों अभिसारिका होगी? तो हमको ये 8 नायिकाओं का चित्रण नहीं करना है, एक नाटक में एक स्त्री का चित्रण करना है जो नायिका है, एक विशेष प्रकार की स्त्री, जिसमें इन 8 दशाओं में से कोई एक दशा, या कोई 2 दशा, या 3 दशाएं आ सकती है। ठीक। जब हम लोगों ने इसको समझ लिया कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, तत्वार्थ क्या है, तब हम लोग देखेंगे कि जब भी एक दशा में वो रहेगी, तो
ऑडियंस के साथ एकान्विति दुख में तो होगा, प्रेम में तो होगा, लेकिन साधारणीकरण अभी नहीं हुआ है, रस निष्पत्ति अभी भी नहीं हुई है। भाव की निष्पत्ति इतनी हुई है, भाव और रस दो नहीं होते, भाव ही रस है। जी। लेकिन ओवरऑल जो इफेक्ट है, पूरा इम्पैक्ट है प्ले का, नहीं पड़ा है। इसलिए आपको इन दशाओं का प्रयोग करके जब पूरी नायिका पूर्णांग रूप से सामने आएगी, तब वो पूरा नाटक का जो आइडिया है वो ऑडियंस तक जाएगा। राम और सीता को लेकर कोई प्ले कर रहे हैं, तो अब ओवरऑल जब वो जाएगा इफेक्ट, टोटल इफेक्ट, तब वहां पर साधारणीकरण होगा, और तब वहां पर रस निष्पत्ति होगी, तब वो ट्रांसेंड कर जाएगा, तब वहां पर दैवी सिद्धि हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब तक वो एक दशा में है, तब तक एकान्विति नहीं हो रही है, तब तक द्वैत भाव है, क्योंकि एक दशा से दूसरी दशा में जा रही है। करेक्ट। जब वो करेक्ट। नायिका हो रही है और दशाओं के आधार पर नायिका नहीं हो रही है, और वो नायक के साथ या कथा वस्तु के विचार के साथ जब वो एकत्व हो रही है, तब वो एकत्व हो रही है वो नायिका ऑडियंस के साथ, तब जाकर के एकान्विति हो रही है, अद्वैत भाव आ रहा है। तो जब तक हम एक दशा में रहेंगे, भाव दशा में, तब तक द्वैत भाव होगा, और जैसे ही हम इस भाव दशा को एक पूर्ण रूप देंगे, तब वो जाकर के रस निष्पत्ति होगी और अद्वैत भाव आएगा। ऐसे इस तरह से हम लोगों ने अनुकरण, अनुकीर्तन, साधारणीकरण आदि आदि या चतुरस्र शब्दों को देखते हुए देखे कि सिर्फ शब्दार्थ या यथार्थ से हम अद्वैत भाव नहीं ला पाते हैं, उसमें तत्वार्थ भी दिया हुआ है। जब हम उसके सिग्निफिकेंस को देखते हैं, तत्वार्थ का निर्णय लेते हैं, तो अर्थ निर्धारण होता है पूरे शब्द का, और तब उससे जो इफेक्ट बनता है उसको हमारे यहाँ साधारणीकरण कहा गया है। और ऐसी स्थिति में ऑडियंस और परफॉर्मर, या हमारे प्रेक्षक और प्रासंगिक यानी कि दर्शक और क्रिटिक, समीक्षक और एक्टर के बीच में अद्वैत भाव हो गया, स्थापित हो गया, वो ट्रांसेंड कर गया उस स्थिति से। अब आप अगर इसके आगे, ये तो हम लोगों ने एक उदाहरण देके समझा नायिका भेद से, लेकिन अगर आप चाहें कि अद्वैत भाव और कहाँ कहाँ है, तो हम लोग देख सकते हैं कि 6000 कारिकाओं में, उसमें नाट्यशास्त्र जो हम लोग को मिला है वो 6000 कारिकाओं को मिला है, कोई 5600 ऐसा जैसा नहीं है, पूरा पूरा 6000 है। ये भी हम लोगों ने कैसे जाना, अभिनव गुप्त ने इसको लिखा है कि उनके पास दो नाट्यवेद मिला था, एक 12,000 कारिकाओं का, एक 6000 कारिकाओं का। हाँ, द्वादश सहस्र संहिता और षठ सहस्र संहिता। तो उन्होंने 6000 कारिकाओं के नाट्यशास्त्र को इंटरप्रेट किया है, उस पर कमेंट्री लिखी है, वृत्ति लिखी है, उनको भाष्य नहीं किया है, वार्तिक नहीं लिखा है, टीका नहीं लिखी है, ये सब कमेंट्री के रूप है हमारे यहाँ। तो उसके आधार पर हम लोगों ने जाना कि 6000 कारिकाओं का नाट्यशास्त्र है, और जब हम लोग को फाइनली मिला 1925 में, तो हम लोग ने देखा हाँ 6000 का ही है, 6000 कारिकाओं का, उसी का हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। तो जो अगर सिर्फ संस्कृत में पूरा एक जगह पढ़ना चाहते हैं, तो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से है, और हिंदी वाला तो बाबूलाल शुक्ला शास्त्री का अनुवाद है, चौखंबा से प्रकाशित है, चौखंबा से ही मनमोहन घोष का इंग्लिश में प्रकाशित है। तो ये सब 6000 कारिकाओं का है। इवन हमने भी जो किया है अनुवाद और इंटरप्रिटेशन, वो भी 6000 कारिकाओं का ही है। हम लोग हर कारिका में जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं, उसके शब्दार्थ और तत्वार्थ को समझते हुए अगर एक ही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, वो है अद्वैत भाव यानी कि वेदांतिक दृष्टि। तब हम लोग समझ पाएंगे कि कैसे ये चारों वेदों के आधार पर उन्होंने पंचवेद बनाया। जी सर, इस पर आज इस एपिसोड में यहीं पे विराम देते हैं सर। इसके कंटिन्यूएशन में हम लोग अगले एपिसोड में फिर इसी की कंटिन्यूएशन में जाएंगे, और फिर इसके व्याख्या और किस तरह से विस्तारित रूप से समझा जा सकता है, यथार्थ और तत्वार्थ जो आपने बोला अभी, और किस प्रकार इसको प्रयोग में लाना चाहिए आज की कला संस्कृति के युग में भी, ये बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा सर आपका ये जो लाइट है इस प्रकार से बोलना, क्योंकि प्रेजेंटेशन के द्वारा ही संस्कृति तभी उसकी समझ आती है, और वो प्रेजेंटेशन का जो ग्रामर है वो ग्रामर जानना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहाँ विराम देती हूँ। फिर से मिलते हैं आप लोगों को अगले एपिसोड में। नमस्कार। नमस्कार।